अस्मिता विमर्श, अर्थ एवं स्वरूप। अस्मिता में अस्तित्व बोध की प्रधानता होती है, अर्थात व्यक्ति और समुदाय समाज में अपनी विशेष अस्मिता को बनाए रखना चाहते हैं। परिवेश के साथ अलगाव की भावना व्यक्ति में अस्मिता का प्रश्न उठाती है। अतः व्यक्ति समाज में रहते हुए अपनी इच्छानुरूप सुरक्षित एवं सम्मानित जीवन जीना चाहता है। अस्मिता शब्द के व्युत्पत्ति अर्थ के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। शिवराम आपटे के अनुसार अस्मिता शब्द की निर्मिति अस्मि जोड़ तल जोड़ टाप से हुई है, जिसका अर्थ है अहंकार। आदर्श हिंदी शब्दकोश में भी अस्मिता शब्द के लिए आत्मसालगा, अहंकार, मोह आदि अर्थ दिए हैं। अस्मि शब्द अस जोड़ मी से बना है। अस्मि अर्थात मैं हूँ। अस्मि की भाववाचक संज्ञा अस्मिता है। इस शब्द से स्वत्व का बोध होता है। यह एक ऐसा दायरा है जिसके तहत व्यक्ति और समुदाय यह बताते हैं कि खुद को क्या समझते हैं। अस्मिता का यह दायरा अपने आप में एक बौद्धिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संरचना का रूप ले लेता है, जिसकी रक्षा करने के लिए व्यक्ति और समुदाय किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। उपर्युक्त अर्थों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अस्मिता शब्द जहाँ निजत्व का बोध कराता है, वहीं जीवन के अन्य पहलुओं से भी इसका संबंध रहता है, जो समय समय पर अपना रूप बदलते रहते हैं। व्यक्ति और समुदाय अस्मिता को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहते हैं और अस्मिता के प्रति जागरूकता इन्हें दिशाहीन होने से बचाती है। आधुनिक युग में व्यक्ति को अस्मिता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज के समय में अस्मिता के प्रश्न अधिक उलझे हुए हैं और उनको प्राप्त करना कठिन हो गया है। राजेंद्र यादव इस स्थिति का विवेचन इस प्रकार करते हैं। अब इस आइडेंटिटी नाम के तत्व ने अजब संकट खड़ा कर दिया है। अस्मिता जितनी मेरी है, उतनी ही मेरे परिवेश और परंपरा की भी। उनमें वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, धर्म, लिंग, परंपराएं सभी कुछ घुसे और घुले मिले हुए हैं। इस तरह अस्मिता की अवधारणा ने आधुनिक समय में जोर पकड़ लिया है। धीरे धीरे अस्मिता प्राप्ति ने आंदोलन का रूप ले लिया। स्वतंत्रोत्तर भारत में अस्मिता का प्रश्न मात्र विचारधारा के रूप में नहीं, अपितु आंदोलन के रूप में सामने आया है। व्यक्ति के समक्ष वैयक्तिक अस्मिता के साथ साथ अन्य वर्गगत अस्मिताओं का भी प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। वैयक्तिक अस्मिता में जहाँ स्त्री अस्मिता पुरुष अस्मिता का प्रश्न उठाता है, वहीं अन्य अस्मिताओं में दलित अस्मिता, आदिवासी अस्मिता, अल्पसंख्यक अस्मिता, क्षेत्रीय अस्मिता, भारतीय अस्मिता, राष्ट्रीय अस्मिता इत्यादि के प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। अस्मिता प्राप्ति के संघर्ष की शुरुआत अपने वंचित और पीड़ित और प्रताड़ित होने के एहसास से शुरू हो जाती है, जिससे अपनी पहचान को प्राप्त करना सबसे बड़ा उद्देश्य हो जाता है। अधिकारों से वंचित वह समाज के द्वारा किए अन्याय और सदियों से होते आ रहे शोषण के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अर्चना वर्मा का मत है, अस्मिता एक हद तक संबद्धता, सरोकार, लगाव और अपनत्व का प्रश्न भी है, जिसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अस्मिता एक हद तक संबद्धता, सरोकार, लगाव और अपनत्व का भी प्रश्न उठाता है या प्रश्न है, जिसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहते हैं। अस्मिता एक हद तक संबद्धता, सरोकार, लगाव और अपनत्व का प्रश्न भी है, जिसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहते हैं।
नामवर सिंह अस्मिता शब्द से परहेज करते हैं। इस विषय में उनका मानना है, मेरी जानकारी में हिंदी में 1950 के आसपास अज्ञेय जी ने आइडेंटिटी के अर्थ में अस्मिता चलाया। उनका यह भी मानना है कि व्यक्ति की एक अस्मिता नहीं होती है, अपितु अनेक अस्मिताएं होती है और परिस्थितियों के अनुसार कभी एक तो कभी दूसरी अस्मिता महत्वपूर्ण हो जाती है। वे ये भी कहते हैं कि जब अस्मिता की बात करें तो सभी को ध्यान में रखें, क्योंकि सभी की अस्मिता महत्वपूर्ण है। इस तरह अस्मिता के विषय में उनके मिले जुले विचार हैं, परंतु यह भी सत्य है कि अस्मिता को नकारा नहीं जा सकता है। वे कहते हैं, अस्मिता दया नहीं चाहती, अस्मिता हक चाहती है। प्रसिद्ध चिंतक अमर्त्य सेन का मानना है कि अस्मिता को प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा हिंसा को जन्म देती है। अपनी अस्मिता पर आए खतरे के समक्ष अन्य भावनाएं जैसे सहानुभूति, सहनशीलता, सद्भावना इत्यादि छीन हो जाती है। वे लिखते हैं, लेकिन पहचान की भावनाएं हत्याएं भी करवा सकती हैं। क्रूर से क्रूर हत्याएं किसी भी समूह के अंग होने की पहचान और यह कि हम दूसरे समूहों से अलग। अस्मिता एक हद तक संबद्धता, सरोकार, लगाव और अपनत्व का प्रश्न भी है, जिसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहते हैं। नामवर सिंह अस्मिता शब्द से परहेज करते हैं। इस विषय में उनका मानना है, मेरी जानकारी में हिंदी में 1950 के आसपास अज्ञेय जी ने आइडेंटिटी के अर्थ में अस्मिता चलाया। उनका यह भी मानना है कि व्यक्ति की एक अस्मिता नहीं होती है, अपितु अनेक अस्मिताएं होती है और परिस्थितियों के अनुसार कभी एक तो कभी दूसरी अस्मिता महत्वपूर्ण हो जाती है। वे ये भी कहते हैं कि जब अस्मिता की बात करें तो सभी को ध्यान में रखें, क्योंकि सभी की अस्मिता महत्वपूर्ण है। इस तरह अस्मिता के विषय में उनके मिले जुले विचार हैं, परंतु यह भी सत्य है कि अस्मिता को नकारा नहीं जा सकता है। वे कहते हैं, अस्मिता दया नहीं चाहती, अस्मिता हक चाहती है। प्रसिद्ध चिंतक अमर्त्य सेन का मानना है कि अस्मिता को प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा हिंसा को जन्म देती है। अपनी अस्मिता पर आए खतरे के समक्ष अन्य भावनाएं जैसे सहानुभूति, सहनशीलता, सद्भावना इत्यादि छीन हो जाती है। वे लिखते हैं, लेकिन पहचान की भावनाएं हत्याएं भी करवा सकती हैं। क्रूर से क्रूर हत्याएं किसी भी समूह के अंग होने की पहचान और यह कि हम दूसरे समूहों से अलग हैं, कई दफ़ा दूसरे समूहों से दूरियां और उनसे भिन्न होने का भाव भी पैदा करती है। अभिप्राय यह है कि जब अस्मिता पर खतरा पैदा होता है और मांगने पर भी अपने अधिकार, अपनी पहचान नहीं मिलती है, तो हिंसा जन्म लेती है। कोमल भावनाएं संघर्ष के पश्चात आवेश में आ जाती हैं और हिंसा का रूप ले लेती हैं। जिन्होंने उपेक्षा का जीवन भोगा है और अपनी विश्वासों और अपने हकों को प्राप्त करना चाहा है, तो वहाँ हिंसक हो जाना शायद परिस्थिति जन्य है। हिंसा को पैदा होने से रोकने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि हिंसक स्थितियाँ पैदा होने से पहले ही उपेक्षित व्यक्तियों और वर्गों के अधिकारों पर विचार विमर्श किया जाए और संतुलन स्थापित किया जाए। अस्मिता पर आया संकट व्यक्ति को विद्रोही बना देता है। विद्रोह से अस्मिता प्राप्ति का संघर्ष तीव्र हो गया, क्योंकि प्रत्येक को जीवन में विकास करना है। अस्मिता को लेकर प्रश्न यह उठता है कि एक ही समय व्यक्ति की कई अस्मिताएं हैं और वह अपनी सभी अस्मिताओं को सुरक्षित रखना चाहता है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि कभी कभी कोई अस्मिता मुख्य प्रश्न बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। राजेंद्र यादव इस विषय में लिखते हैं,
अस्मिता अपनी निजी पहचान के साथ साथ उस क्षेत्र और समाज की भी पहचान है जो हमारे संदर्भ तय करते हैं। ये संदर्भ जाति, रंग, वर्ग, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, जेंडर, पेशे इत्यादि के रूप में हमारे अंतरंग साइकी के हिस्से हैं। प्रायः अस्मिता का प्रश्न जब उठता है तो समाज में झेले गए अपमान और उपेक्षा से उठता है, जिससे सभी उपेक्षित लोगों ने मनुष्य की सामान्य परिभाषा के साथ जोड़कर अपने को बचाने का हमेशा प्रयास किया है। सारी चर्चा से यही स्थापित होता है कि अस्मिता प्राप्ति का संघर्ष प्रताड़ना झेलने और अपमान होने पर उभरता है। अंततः एक दिन अपनी पहचान को प्राप्त करने के लिए उग्र रूप धारण करता है। अस्मिता प्राप्ति के इस संघर्ष के विश्लेषण के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि जहाँ कुछ विद्वानों ने अस्मिता को हिंसा का कारण माना है, वहीं कुछ विद्वानों ने इसे समाज में उपस्थित भिन्न लोगों से जुड़े उनके भिन्न सम्मानों के साथ जोड़ा है। मानक हिंदी कोश में विमर्श का अर्थ विचारण, आलोचना, व्याकुलता, क्षोभ और उद्वेग है। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में विमर्श का अर्थ भाषण, प्रवचन, प्रबंध दिया गया है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी कोश में भी डिस्कोर्स शब्द का अर्थ भाषण या बातचीत ही है। अभय कुमार दुबे इसका निपट अर्थ है कि दो व्यक्तियों के बीच संवाद या बहस या सार्वजनिक चर्चा। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर मानक हिंदी कोश में विमर्श का अर्थ विचारण, आलोचना, व्याकुलता, क्षोभ और उद्वेग है। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में विमर्श का अर्थ भाषण, प्रवचन, प्रबंध दिया गया है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी कोश में भी डिस्कोर्स शब्द का अर्थ भाषण या बातचीत ही है। अभय कुमार दुबे के अनुसार इसका अर्थ दो वक्ताओं के बीच संवाद या बहस या सार्वजनिक चर्चा है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषण, परीक्षा, आलोचना, विचरण, विवेचन, गुण दोष की मीमांसा आदि सभी शब्द विमर्श के समान ही समानार्थी हैं। सभी कोशों में विमर्श शब्द का अर्थ किसी न किसी प्रकार बातचीत या विचार विवेचन से ही जुड़ा है। विमर्श शब्द से जहाँ बातचीत और वार्तालाप इत्यादि सामने आते हैं, वहीं साहित्यिक रूप से इसका अर्थ है कि किसी गंभीर विषय का गहन विवेचन, विश्लेषण और अंततः तर्क संगत निर्णय पर पहुँचने का प्रयत्न। सुधीश पचौरी विमर्श के बारे में कुछ बातें लेख में लिखते हैं। विमर्श सिर्फ बातचीत तक सीमित न रहे, यह सत्तामूलक क्रियाविधि के संदर्भ तक जाए। विमर्श शब्द जहाँ जागरूकता का परिचायक है, वहीं इसके द्वारा सामाजिक स्तर पर समस्या से निजात भी दिलवाता है। किसी भी समाज में व्यक्ति और जाति को चेतन कर दिशाहीनता से बचाता है। शंभुनाथ सिंह विमर्श की जमीन शीर्षक लेख में इस बात की पुष्टि करते हैं, आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने ही आदर्शों को संकट में डाला। यही वजह है कि समाज के दबे समुदायों ने विचारधारा की तरफ से मुंह फेर कर अतीत से चले आ रहे भेदभाव के खिलाफ सामुदायिक आवाज का रास्ता पकड़ा और साहित्य में विमर्श की महत्ता बढ़ी। अस्मिता विमर्श की अवधारणा एवं महत्व। अस्मिता और विमर्श के अर्थ को जान लेने के पश्चात यह स्पष्ट है कि अस्मिता का संबंध जहाँ पहचान से है, वहीं विमर्श का संबंध है व्यवस्थित रूप में अंततः तर्क संगत निर्णय अथवा निष्कर्ष पर पहुँचना। अस्मिता विमर्श जब संयुक्त रूप में आता है तो हम कह सकते हैं
कि जब हम किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग, क्षेत्र इत्यादि की अस्मिता को प्राप्त करवाने या करने के लिए विमर्श करेंगे तो वह अस्मिता विमर्श का द्योतक होगा। अनामिका अस्मिता विमर्श की धारणा को स्पष्ट करते हुए लिखती हैं, ये ही तो मंशा है अस्मिता विमर्श की कि जो कभी नहीं बोले वे बोलें, अपना दुख दर्द कहें, ताकि उन अंधों की आंख और उन बहरों के कान जिनके बारे में बाइबिल में बहुत पहले ही लिखा गया है। सीइंग दे डोंट सी, हियरिंग दे डोंट हियर। अस्मिता को लेकर समाज में प्रायः वाद विवाद चलते रहते हैं, जिसके आधार पर आज उपेक्षित व्यक्ति, वर्ग और नस्लें इत्यादि विमर्श के द्वारा अपनी खोई हुई पहचान को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्चना वर्मा कहती हैं, अस्मिता विमर्श आज के राजनीतिक सामाजिक दृश्य का सबसे अधिक मुखर और प्रमुख स्वर है। अस्मिता जब खतरे में पड़ती है तब विमर्श की स्थिति भी पैदा होती है। उपेक्षित वर्ग अपनी पहचान को बनाए रखने और दलित, वंचित होने के एहसास से ऊपर उठना चाहते हैं, इसीलिए विमर्श की आवश्यकता पड़ती है। इस स्थिति को अर्चना वर्मा के ही शब्दों में स्पष्ट कर सकते हैं। वंचित की हैसियत से अपनी पहचान के साथ बड़ा मोह होता है। पूरे समाज और इतिहास के अन्याय के खिलाफ खड़े होने का ख्याल ऊर्जा और प्रतिरोध की आपूर्ति का अक्षय स्रोत साबित होता है। इस तरह अस्मिता विमर्श उन वंचितों को उनकी पहचान दिलवाने का वह आंदोलन है जो इस उपेक्षित वर्ग की अस्मिता की मुख्य धारा के लोगों के साथ चलने के लिए सक्षम बनाएगा। अस्मिता विमर्श वंचितों को उसके उभरते अस्तित्व का एहसास करवाएगा और सत्ता और प्रशासन को भी उनके कर्तव्य की याद दिलाएगा, ताकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति बिना भेदभाव के उन्नति कर सके। अस्मिता विमर्श के विभिन्न रूप। अस्मिता विमर्श के विभिन्न रूप। स्त्री अस्मिता विमर्श। प्राचीन युग में नारी की वैधानिक स्थिति सिद्धांत रूप में उच्चतम परंतु व्यवहार रूप में निकृष्टतम बनी रही। अधिकार तो उसको पुरुषों के समान प्राप्त थे, परंतु विदेशी आक्रमणों के चलते उसे प्रतिकूल परिस्थितियां भोगनी पड़ती थी। उसे हमेशा पुरुष के अधीन रहने का आदेश दिया गया। परिवार के भरण पोषण का कार्य कर्तव्य बनाकर उसे सौंप दिया गया, ताकि वह घर की चारदीवारी में रहकर संतुष्ट रहे। औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक थी, क्योंकि सामाजिक कुरीतियों की निरंतरता बनी हुई थी। भारत को अंग्रेजों ने दास्ता के शिकंजे में जकड़ लिया। अंग्रेजों के साथ पश्चिमी चिंतन और दर्शन भी भारत आया। भारतीय भी पश्चिमी रहन सहन से प्रभावित होने लगे। अंग्रेजों की शिक्षा नीति ने सबसे अधिक प्रभाव डाला। शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारतीयों ने अपने देश की तुलना पश्चिम से की। उन्हें भारत की गुलामी का एहसास हुआ। देश को आज़ाद करवाने के लिए आंदोलन भी शुरू किए गए। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने शिक्षा का जो प्रसार भारत में किया था, उससे देश को लाभ हुआ। स्त्रियों ने भी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेना शुरू किया। 1819 ईस्वी में ईसाई मिशन ने लड़कियों को शिक्षा देने के लिए अलग स्कूल खोले, क्योंकि भारतीय लड़कों के स्कूल में लड़कियों को नहीं भेजते थे। 1824 में लेडी सोसाइटी फॉर नेटिव फीमेल एजुकेशन स्थापित की गई। 1854 में वुड्स डिस्पैच ने पूरे भारत में शिक्षा और विशेष रूप से महिलाओं को उच्च शिक्षा देने के विषय में महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नारी की स्थिति में विस्मयकारी परिवर्तन आया। 1950 में भारतीय लोकतंत्र के संविधान बनने के समय लिंग, जाति और भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। दुखद स्थिति यह रही कि संवैधानिक समानता केवल संवैधानिक ही रही, जबकि व्यवहारिक रूप में स्त्री की स्थिति स्वर्णिम नहीं हो पाई। दुर्व्यवहार का शिकार वह झेलती रही। पुरुष सत्ता की सोच वह नहीं बदल पाई। महादेवी वर्मा ने स्त्री की स्थिति पर अपने विचार श्रृंखला की कड़ियों में व्यक्त किए हैं। युगों की अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां विलुप्त हो गई, जातियां मिट गई, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की वज्र लेखनी ने अंकित और दृष्ट लिपि नहीं धुल सकी। आज भी जब सारा संसार गतिशील संसार निरंतर परिवर्तन की अनिवार्यता प्रमाणित कर रहा है, स्त्रियों के जीवन को काट छांट कर उसी सांचे के बराबर बनाने का प्रयत्न हो रहा है जो प्राचीनतम युग में ढाला गया था। पश्चिम के उत्तरवादी चिंतन ने भारत की महिलाओं पर भी प्रभाव डाला। भारतीय महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी थी और दूसरी तरफ समाज सुधार आंदोलनों ने भी उसकी शिक्षा और समानता का समर्थन किया। समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय को इस आंदोलन का जनक माना जाता है। स्त्री से संबंधित बहु विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा इत्यादि का इन्होंने विरोध किया। दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के प्रचार प्रसार को आवश्यक माना। पंडित रमाबाई ने बाल विवाह, विधवा विवाह पर व्याख्यान दिए। 1881 में शारदा सदन की स्थापना बम्बई में की गई। सामाजिक संस्थाओं के रूप में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इत्यादि के संगठित प्रयासों से समाज में फैली स्त्री विषयक कुरीतियों को दूर करने और स्त्रियों को समाज की महत्वपूर्ण इकाई बनाने में योगदान मिला। शिक्षित होकर महिलाओं ने नेत्रियों का पद संभाला और नारी आंदोलनों की शुरुआत की। नारी शिक्षा और पश्चिमी प्रभाव ने नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण उत्पन्न किया। सदियों से चले आ रहे अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों पर पश्चिमी विचारों ने प्रभाव डाला। लोगों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। स्त्री शिक्षा के संबंध में विशेष प्रयत्न किए गए। समाज में फैली विविध कुप्रथाओं के कारण स्त्री की जो हीन दशा थी उसे दूर करने का प्रयास समाज सुधारकों ने किया। प्रोफेसर सुगम आनंद ने नारी की इस चेतना का वर्णन इन शब्दों में किया है। सृजनात्मक प्रतिभा की धनी ऐसी ही महिलाओं ने सिद्ध किया है कि नारी मात्र दासी सेविका नहीं, वरन हृदय और मस्तिष्क के साथ वे अपने अंदर निहित आत्म तत्व को भी पहचानती है। इस समय विभिन्न नारी संगठनों का निर्माण हुआ। सन 1917 में भारतीय महिला मंडल ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक अधिकार और शिक्षा प्राप्त करवाने में इस मंडल ने प्रमुख भूमिका निभाई। सन 1925 में भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। नारी की सामाजिक स्थिति को सुधारने और नारी जागरण की दिशा में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1925 में ही अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई। नारी शिक्षा और समाज सुधार का कार्य इनका मुख्य उद्देश्य रहा। 1944 ईस्वी में कस्तूरबा ट्रस्ट की स्थापना से ग्रामीण नारी के विकास और उसके स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयास किए। आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार का, जिससे
नारी वर्ग को अवसर मिला कि वे डॉक्टर, वकील, शिक्षिका, नर्स और अन्य व्यवसायों में भागीदारी कर सकें। नारी ने जो योगदान राष्ट्रीय आंदोलनों में दिया, वह समाज के नेताओं और आम जन को स्तब्ध करने में सफल रही और स्वयं को जागृत कर प्रगति के मार्ग पर उन्मुख हुई। महादेवी वर्मा के शब्द इस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं ने आधुनिकता को राष्ट्रीय जागृति के रूप में देखा और इसी जागृति की ओर अग्रसर होने में अपने सारे प्रयत्न लगा दिए। उस उथल-पुथल के युग में स्त्री ने जो कार्य किया, वह अभूतपूर्व होने के साथ साथ उसकी शक्ति का प्रमाण भी था। 1950 में भारतीय संविधान में समानता का दर्जा प्राप्त करने के बाद स्त्री ने हर क्षेत्र में उन्नति की। समय के साथ साथ नारी ने स्वावलंबी बनना सीखा। आज़ादी के 60 वर्ष पश्चात भी नारी की स्थिति में आए सुधार उसे पूर्ण स्वतंत्रता न दिला सके। नारी को देवी कहकर पुरुष ने उसे उसके अधिकारों से हमेशा वंचित रखा और अपना वर्चस्व स्त्री पर बनाए रखा। पुरुष ने उसके जीवन को स्वतंत्र मानने से सदैव इनकार किया। स्त्री जीवन केवल समर्पण बनकर रह गया। भारतीय स्त्री की सामाजिक स्थिति का इतिहास भी उसके विकृत से विकृततर होने की कहानी मात्र है। बीती हुई शताब्दियां उसके सामाजिक प्रसाद के लिए नींव के पत्थर नहीं बनी, वरन उसे ढहाने के लिए वज्रपात बनती रही। फलतः उनकी स्थिति उत्तरोत्तर दृढ़ और तथा सुंदर होने के बदले दुर्बल और कुत्सित होती गई। नारी आज शिक्षित हुई है और इसी जागृति के कारण उसमें अपने अस्तित्व को पाने की लालसा जागी है। अपने भविष्य को उज्जवल और सुखपूर्वक बनाने के लिए आज वह घर में बंद न रहकर बाहर निकल रही है। बाहर आने वाली समस्याओं का सामना वह खुद कर रही है। वह अपने स्व की लड़ाई खुद लड़ना चाहती है। भारतीय समाज में 60 के दशक से नारी मुक्ति की अवधारणा चारों दिशाओं में फैल गई। अपने ढंग से अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। भारतीय समाज में 60 के दशक से नारी मुक्ति की अवधारणा चारों दिशाओं में फैल गई। वह अपने ढंग से अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। नारी जीवन में जो परिवर्तन आया है, उससे यह स्पष्ट है कि अब वह गुलामी की जंजीरों में बंधना नहीं चाहती, अपितु इन जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। संपूर्ण संस्कृति में नारी को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में कहीं भी नहीं देखा गया। जहां वह पुरुष द्वारा बनाए गए नियमों में बंध कर रही, वहीं पूज्य है, और जहां उसने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाने का प्रयत्न किया, वहां वह निंदा का पात्र बनी। नासिरा शर्मा स्त्री पुरुष संबंधों के विषय में लिखती हैं, संबंधों में सबसे खूबसूरत रिश्ता है स्त्री पुरुष के संबंधों का। फिर क्यों नहीं स्त्री या पुरुष एक दूसरे के साथ शाश्वत, सरल और समझदार संबंध विकसित कर पाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम एक ऐसा नैतिक मूल्य विकसित करें जो स्त्री और पुरुष के संबंध को गरिमामय रूप दे सके। आज नारी जीवन के समस्त मूल्य बदल गए हैं। इस युग की नारी बहुत जागृत है। अपने शोषण के विरुद्ध उसकी वाणी में भी विद्रोह के स्वर गूंजने लगे हैं। वह अपनी अस्तित्व के प्रति सजग है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल गया है। आधुनिक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के फलस्वरूप इस युग में
नारी के व्यक्तित्व का विकास हुआ है, उसे नवीन दृष्टि मिली है और उसका मन प्राचीन रूढ़ियों के बंधन से मुक्त होकर अपने विकास के सपने देखने लगा है। नारी में जन्मी यह नव विकसित मानसिकता ही उसकी मुक्ति चेतना है। आज की नारी माँ, बहन, बेटी, पत्नी से पहले एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में अपनी पहचान के प्रति सचेत हो रही है। नारी मुक्ति पुरुष या समाज से संभव नहीं, अपितु उसे पूर्ण व्यवस्था से मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी व्यवस्था ने उसे दोयम दर्जे की बनने पर विवश किया। नारी को नारी से पहले एक मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। परिवार और समाज दोनों स्तरों पर उसका वर्चस्व पुरुष के समान होना चाहिए। इस जागृति की आवश्यकता सबसे अधिक ग्रामीण नारी को है, क्योंकि अशिक्षित होने के कारण वह आज भी पीड़ित है। शरद सिंह स्त्री मुक्ति की पक्षधर हैं और कहती हैं, स्त्री विमर्श, स्त्री मुक्ति, नारीवादी आंदोलन आदि किसी भी दिशा से विचार किया जाए, इन सभी के मूल में एक ही चिंतन दृष्टिगत होता है, स्त्री के अस्तित्व को उसके मौलिक रूप में स्थापित करना। आज की स्त्री अस्तित्वहीन और पहचान रहित नहीं रही। मुख्य रूप से शहरी स्त्रियों के विषय में यह कहा जा सकता है कि वह स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में उभर कर सामने आ रही है और निरंतर अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। महिलाओं ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। आज हम नई स्त्री को देख रहे हैं जो आज अपनी अस्मिता की रक्षा कर रही है। वह भेदभाव सहने को तैयार नहीं। स्त्री की आत्मनिर्भरता ने पुरुष के साथ उसके संबंधों को बदला है। वह पतिव्रता धर्म जैसे कोरे ढोंग को स्वीकार नहीं करती, अपितु पति के साथ पत्नी के रूप में समानता चाहती है। नासिरा शर्मा का यह कथन अस्मिता, स्त्री अस्मिता के विषय में महत्वपूर्ण है। मेरा यह मानना है कि एक औरत इंसान की इंसानियत और अस्मिता के साथ जी सके तो वही उसकी स्वतंत्रता होगी। स्त्री ने संपूर्ण समाज को अपने अस्मिता को स्वीकारने के लिए मजबूर किया है। उसके अंदर इंसान इस लिंग आधारित वजूद से बाहर आना चाहता है। डॉक्टर गीता सोलंकी के अनुसार आज की नारी अपना स्वतंत्र अस्तित्व, अपना वजूद तलाशने लगी है। वह महसूस करने लगी है कि उसका अपना कहने को क्या है, में क्या है। इस प्रकार आज की नारी को अपने अस्तित्व एवं कर्तव्य की पहचान हुई है, लेकिन पुरुष सत्ता है कि उसके स्वतंत्र अस्तित्व को न मानना चाहता है और न ही उसे आगे बढ़ते देख पाता है। यहाँ तक कि पति कहने वाले अपने देवता से भी वह बार बार धोखा खाती है। नारी जीवन की यह विडंबना है कि वह चाहे कितनी भी शिक्षित हो, हर संभव अर्थोपार्जन करके परिवार की सहायता करे, परंतु निकम्मे से निकम्मे बेटे के मुकाबले उसे हीन ही समझा जाता है। आधुनिकता ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं अवश्य बनाई है जो औरत को सिर्फ बोलने भर की इजाज़त देती है, फैसले करने की इजाज़त नहीं देती। यह खेदजनक है कि धर्म, दर्शन, पांडित्य पर एकाधिकार रखने वाली पुरुष सत्ता दुनिया को एक भी ऐसा धर्म संप्रदाय नहीं दे सकी जिसमें किसी न किसी रूप में स्त्रियों का शोषण न होता हो। नासिरा शर्मा औरत के इस प्रगतिशील विकास की ओर संकेत करते हुए कहती हैं, औरत वह भी इस दिशा नई सदी की कई तरह की आशाएं जगाती है, जिसमें उसका सबसे बड़ा कर्तव्य समाज के प्रति नजर आता है, क्योंकि अब वह घर में बैठी जाहिल, अनपढ़, फूहड़ औरत नहीं रह गई, बल्कि वह सुशिक्षित, सुंदर, सुगढ़ एक ऐसी औरत है जो देश की योजनाएं बनाने में अपना सहयोग दे रही है। आधुनिक युग में
नारी को अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व अवश्य प्राप्त हुआ है। इस व्यक्तित्व की सुरक्षा के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी समाज में उसके महत्व को कहीं कहीं नकारा जा रहा है। हमारे समाज के परंपरावादी वर्ग को यह गवारा नहीं कि नारी अपने व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करे। शिक्षित लड़की की यह बहुत बड़ी उलझन है कि आज भी उसे समाज परंपरागत आदर्शवादी लड़की के रूप में ही देखना चाहता है, लड़कों से ही नहीं समझता है। ऐसी अनेकों उलझनें हैं जिसका सामना आज की शिक्षित, जागृत और स्वाभिमानी स्त्री को करना पड़ रहा है। उसकी आर्थिक क्षमताओं का लाभ तो उसके परिवार वाले प्रसन्नतापूर्वक उठाते हैं, पर उसके बाहर के व्यस्त जीवन के होते हुए भी उसे परंपरागत बेटी, बहू, पत्नी, माँ और भाभी इत्यादि के रूप तो उसके परिवार वाले प्रसन्नतापूर्वक उठाते हैं, पर उसके बाहर के व्यस्त जीवन होते हुए भी उसे परंपरागत बेटी, बहू, पत्नी, माँ और भाभी इत्यादि के रूप में कर्तव्य निभाते हुए देखना चाहते हैं। उसे घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं देते। उसे घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही इसी शर्त पर मिली लगती है कि वह घर और बाहर दोनों क्षेत्रों के दायित्व का निर्वाह करने में जरा भी चूक ना करे। इसी स्थिति के कारण वह मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाती है। अपने बटे हुए व्यक्तित्व को लेकर आधुनिकता और परंपरा के दो छोरों के बीच लटकती है। सुभाष सेतिया 21वीं सदी में आगे बढ़ रही नारी का समर्थन तो करते हैं, परंतु समाज की उपेक्षा के शिकार नारी के विषय में कहते हैं, परंतु मंजिल अभी बहुत दूर दिखाई दे रही है। यह इसीलिए कि नारी चिंतन और दृष्टि में तो परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है, किंतु भारतीय समाज की सामूहिक सोच में वह रूपांतरण दिखाई नहीं दे रहा है जो इतने बड़े परिवर्तन के लिए आवश्यक है। पुरुष दृष्टि आज भी औरत को अपने से दुर्बल है, कमतर और अधीनस्थ मानती है। पुरुष के लिए महिला एक व्यक्ति नहीं, बस वह महिला है। औरत को मनुष्य का दर्जा प्राप्त करने में अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष के बाद भी स्थिति यह है कि वह पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर पाई है। हमारी संस्कृति की यह विडंबना बनी रही कि औरत सिर्फ देह के रूप में मानी जाती रही, इससे इतर उसके मनुष्य रूप को स्वीकार नहीं किया गया। कभी धर्म, कभी संस्कृति, कभी परिवार को बचाने के नाम पर उसको पीड़ित किया जाता रहा, परंतु समाज उसकी पीड़ा को पीड़ा न मानकर उसे कर्तव्य का नाम देता रहा। प्रभा खेतान नारी को आत्मविश्वास से इस स्थिति से उभरने के लिए कहती हैं। आत्मसंदेह और आत्मविश्वासों से घिरी स्त्री को अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए नए विश्वास, नई आस्था और नए विचारों की जरूरत है। समय बदला और परिस्थितियां भी बदल गई, परंतु नारी के प्रति समाज की मानसिकता नहीं बदली। समाज नारी को आज भी 50 वर्ष पहले वाली नारी के रूप में देखना चाहता है। अगर वह आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होकर निकली तो यह पुरुष समाज वहाँ भी उसका शोषण करता है। उसकी इसी स्थिति का वर्णन रेखा कस्तवार इन शब्दों में करती हैं। घर से बाहर निकलनी है तो शोषण के लिए तैयार होकर निकले, वरना घर की सुरक्षा के साथ मिलने वाले निकट संबंधों के अत्याचारों पर चुप्पी साधे। बलात्कार को पुरुष समाज ने स्त्री के प्रति प्रमुख हथकंडे के रूप में प्रयोग किया। यह स्त्री के प्रति सबसे जघन्य अपराध है और दिन प्रतिदिन यह विकराल रूप लेता जा रहा है।
सुभाष सेतिया इसी प्रश्न को उठाते हैं कि जब तक सेक्स से जुड़ी जातियों का संबंध इस औरत की इज्जत, शील और चरित्र से जोड़ा जाता रहेगा, तब तक महिला सशक्तिकरण व समानता का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। यौन संबंधों को चरित्र का पर्याय मानने की प्रवृत्ति औरत के स्वाभिमान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बलात्कार की बढ़ती घटनाओं ने सारे समाज को चिंता में डाला है और औरत के कार्यक्षेत्र के दायरे बढ़े, परंतु साथ ही शोषण के दायरे भी बढ़ते गए, जिस कारण आज आधुनिक युग के समय में स्वतंत्र रूप से समाज में उन्नति की ओर अग्रसर स्त्री असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है। कब, कहाँ और कैसे यह असुरक्षा की भावना सत्य साबित हो जाए, कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर ज्योति किरण कहती हैं, घर से लेकर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बस, ट्रेन आदि जगह आज असुरक्षा का ऐसा आतंक कायम हो गया है कि कहीं भी उसे इत्मीनान और सुकून हासिल नहीं है। बलात्कार के साथ साथ वेश्यावृत्ति भी हमारे समाज पर बहुत बड़ा कलंक है। वेश्यावृत्ति जैसे घृणित कार्य में भी भोगना स्त्री को ही पड़ता है। पुरुष समाज द्वारा इस कार्य में धकेली गई स्त्रियां वेश्यावृत्ति के कलंक को जीवन भर झेलती हैं, परंतु इस कलंक को धोने का कोई उपाय नहीं। वेश्यावृत्ति अपने करने वाली स्त्रियों को समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं है, जबकि वेश्याओं के पास जाने वाले पुरुष से कोई भी सवाल क्यों नहीं किया जाता। इसी विषय पर सवाल उठाते हुए सूर्यकांत नागर भी स्त्री पक्ष में खड़े नजर आते हैं। शीलवान और कोरा होना तथा सुचिता के केवल स्त्री से ही क्यों अपेक्षित है। समाज में नैतिकता का बीड़ा सिर्फ स्त्री के कंधे पर क्यों डाल दिया जाता है, जबकि स्वयं पुरुष इन कार्यों के लिए ज़्यादा उत्तरदायी हैं। जिस कार्य में दोनों बराबर के भागीदार हैं, वहाँ केवल स्त्री ही दोषी और उल्टा क्यों मान ली जाती है। आसानी से उपलब्ध स्त्री को पुरुष समाज कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि औरत को औरत से ज़्यादा समाज में कुछ और समझा नहीं गया। मैत्री पुष्पा ने के अनुसार औरत चाहे फसल की तरह हो या खेती की तरह, वह अपने घर में रहे या कोठे पर, पुरुष के लिए सुविधा साधन का रूप है। आधुनिक युग में शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के बावजूद स्त्रियों के स्वतंत्र विकास में अनेक बाधाएं हैं। प्रमुख आधुनिक युग में शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के बावजूद स्त्रियों के स्वतंत्र विकास में अनेक बाधाएं हैं। प्रमुख रूप से इसका कारण वह रूढ़िवादी संस्थाएं और उनका नई विचारधारा से पूर्णतः खिलाफ होना है। उनका मानना यही है कि औरत घर की दहलीज के अंदर संतान का पालन पोषण करती और गृहस्थ को संभालती ही शोभा देती है। इन परिस्थितियों को सुधारे बिना स्त्री अस्मिता की प्राप्ति असंभव है। उमा शुक्ल कहती हैं, नारी को पुरुष की सहयोगी बनना है, प्रतियोगी नहीं। अधिकारों का अर्जन ही वह लक्ष्य है जिसके लिए हमें अपने आप से और अपने से बाहर दो मोर्चों पर दोहरा संघर्ष करना होगा। समाज के उन्नतशील भविष्य के लिए उनकी महत्वपूर्ण इकाई व्यक्ति के अस्तित्व का उन्नत होना अति आवश्यक है, परंतु समस्या तब पैदा होती है जब यह समाज स्त्री को व्यक्ति मानने से इनकार कर देता है, जिससे उसकी अस्मिता खतरे में पड़ जाती है। उसे हमेशा दायरों में बांधा जाता है। स्त्री हो तो ऐसे करो, स्त्री हो
इसीलिए ऐसे मत करो, ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बोलो इत्यादि ऐसे बंधन हैं जो उसकी अस्मिता को ही खत्म कर देते हैं। स्त्री की अस्मिता को बचाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव न हो। अनीता भारती स्त्री मुक्ति का सवाल स्त्रियों को उनके अपने खुद के लिए संघर्ष निर्णय लेने से लेकर एक मनुष्य के रूप में आजादी से जुड़ा प्रश्न है। स्त्री मुक्ति सड़े गले स्त्री विरोधी पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी व सामंतवादी मूल्यों के प्रति विद्रोह भी है। पुरुष और स्त्री को समाज में एक दूसरे के पूरक और एक सिक्के के दो पहलू सदैव रहना चाहिए, क्योंकि एक की भी उपेक्षा समाज के संतुलन को समाप्त कर देगी। दरअसल स्वतंत्रता का अर्थ बराबरी, आजादी, आदर और सम्मान होना है। जरूरत पुरुष की सामंती सोच और शोषण से मुक्त होने की है। बात बादशाहत की नहीं, बराबरी की होनी चाहिए। नासिरा शर्मा पुरुष समाज से नारी अस्मिता के लिए यही आह्वान करती हैं। इस दौर में जब औरत मर्द के बराबर हर कार्य क्षेत्र में काम कर रही है, तो उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे साथी की तलाश होती है जो उसके प्रोफेशनल परेशानियों को समझे, उस पर संदेह करने की जगह उसके सहकर्मियों से ठीक तरह से व्यवहार करे और जरूरत पड़ने पर घर और बच्चों की जिम्मेवारी में बराबर भी निभाए। जरूरत पड़ने पर घर और बच्चों की जिम्मेदारी भी बराबर से निभाए। स्त्री अस्मिता विमर्श विषयक समस्त विवेचन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि स्त्री अस्मिता से तात्पर्य स्त्री की अपनी मूलभूत पहचान को प्राप्त करने का दावा है। इसके लिए नारी निरंतर प्रयासरत है। प्रभा खेतान के अनुसार यदि स्त्री और पुरुष एक दूसरे को बराबर का साथी समझें, थोड़ा विनय और औदारी रखें, यदि वे अहम मान्यताजन्य हार जीत की प्रवृत्ति का उन्मूलन कर सकें, तो परपीड़न या आत्मपीड़न की प्रवृत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। स्त्री जिस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर अपनी समस्याओं पर खुलकर विचार विमर्श करते हुए और उसके समाधान के लिए जिस प्रकार आपसी सहयोग को अग्रसर है, उसे देखकर यह लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब वह पुरुष को भी अपने सहयोग के लिए तैयार कर लेगी और बाकी रहते आयामों को भी हासिल कर लेगी। इस प्रकार स्त्री पुरुषों के गैर वाजिब वर्चस्व का खात्मा कर स्त्रियों के वाजिब वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास करता है।